नमस्कार, आप देख रहे हैं खासखबर.com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आज है फैसले का दिन। फैसला जो 25 नवंबर को मतदाताओं ने यानी आप लोगों ने किया था, फैसला वो जो आज ईवीएम दे रही हैं। अब तक आधे से ज़्यादा राउंड की मतगणना हो चुकी है और उसके हिसाब से जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें राजस्थान में बीजेपी सत्ता की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गैप काफ़ी हो चुका है, लगभग 40 सीटों का अंतर दोनों पार्टियों में चल रहा है, कांग्रेस में और उसमें। तो अब जैसे कि एग्जिट पोल भी संकेत कर रहे थे कि भाजपा सत्ता की ओर बढ़ रही है। हालांकि 2-3 एजेंसियों के सर्वे कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे रहे थे, लेकिन जो रुझान है उसमें अब ये क्लियर कट सी स्थिति साफ होने लगी है कि बीजेपी सत्ता की ओर बढ़ रही है। यानी राजस्थान में राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है। तो इस सारे मुद्दे पे अब तक के जो चुनाव नतीजे आए हैं, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा नेता और प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य विवेक कालिया। विवेक कालिया जी भाजपा के मीडिया सेल भी देखते रहे, मीडिया को भी समझते हैं, चुनाव नतीजों का बारीकी से अध्ययन भी समझते हैं और ये चुनाव परिणामों का क्या असर होगा उसको भी समझते हैं। तो कालिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में फैसले के दिन में। नमस्कार। अब तक के जो चुनाव नतीजे या रुझान सामने आए हैं, आपने भी देखे हैं कि बीजेपी लगभग 111-112 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 72-73 सीटों पे अभी चल रही है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, क्या हिंदुत्व वाला कार्ड जो है बीजेपी का वो चल रहा है, हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण हुआ है, आप क्या समझते हैं? जहाँ तक कुछ परिणाम निकले हैं या परिणाम के करीब पहुँच गए हैं, उसमें ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा कि हिंदुत्व की लहर कोई बहुत बड़ी चली है, पर फिर भी इसका असर राजस्थान के विभिन्न अंचलों में देखा गया है। ख़ास तौर से पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में इसका असर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इन दो बड़े अंचलों में अगर क्षेत्र के हिसाब से बात की जाए तो लीड की पोजीशन में है। भाजपा, जैसे कहा आपने कि दो बड़े अंचलों में लीड की तरफ है। हम अगर बात करें यहाँ मुद्दों की या प्रधानमंत्री जी के की बात करें कि प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया पूरा और उन्होंने पूरे चुनाव की कमान संभाल के रखी। तो दो जगह उन्होंने रोड शो किए, बीकानेर में किया और जयपुर में किया। जयपुर में जिन सीटों पर प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, खास करके वॉल सिटी की सीटें मान सकते हैं हम, किशनपोल मान सकते हैं, आदर्श नगर मान सकते हैं और हवा महल मान सकते हैं। जयपुर की जिन तीन सीटें जो हैं, इन पर बीजेपी के प्रत्याशी काफ़ी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला? इसको हिंदुत्व का कार्ड न कहकर इसको ध्रुवीकरण अगर बोलूँ मैं अपने शब्दों में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ध्रुवीकरण जितना हिंदू क्षेत्रों में या हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में होना चाहिए था, वह न होकर एक तरफा एक विशेष जाति वर्ग की तरफ चला गया और एक धर्म विशेष की तरफ चला गया। उनका ध्रुवीकरण ज़्यादा प्रभावी रहा और वो लीड लेने की पोजीशन में रहे, क्योंकि वे वर्तमान में उन सीटों से कांग्रेस के विधायक थे। उन्होंने अन्य वर्गों को भी प्रभावित करने की कोशिश की होगी, तो परिणाम भी उनके पक्ष में जाते नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल ये कि मोदी जी के चेहरे पे पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और अब इस हार जीत का जो श्रेय जाहिर है वो भी मोदी जी को ही मिलेगा। लेकिन जो जयपुर की जो 3 सीटें हैं जहाँ पे मोदी जी ने खुद सड़कों पे उतरे और रोड शो किया, जयपुर की वॉल सिटी की जो सीटें हैं जहाँ पे आरएसएस का भी बहुत अच्छा गढ़ माना जाता रहा है, वहाँ पर आखिर बीजेपी के पिछड़ने की क्या वजह लग रही है कि वहाँ पे मोदी जी क्यों अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए? प्रभाव की बात करें तो प्रभाव तो क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था और बहुत भव्य हुआ था, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लगता था कि ध्रुवीकरण के कारण से ये सीटें कांग्रेस से छीनकर भाजपा के पक्ष में आएंगी। पर परिणाम ये दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई असर वहाँ पे नहीं हुआ और उनकी लीड भी अच्छी खासी कांग्रेस के प्रत्याशियों की बनी हुई है, कुछ जीतने के करीब पहुँच गए हैं और शेष राउंड जो बचे हैं उसमें लीड कवर होती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए ये कार्ड यहाँ पर ना चल के अन्य क्षेत्रों में उसका असर थोड़ा बहुत ज़रूर हुआ है, पर इसका आंकलन तो अभी सही परिणाम पूरे आने पे ही किया जा सकेगा कि भाई प्रभावी रहा कि नहीं रहा। जहाँ तक बात रही प्रधानमंत्री जी के खुद के चुनाव एक साधने की, जो उन्होंने साधा भी है और पूरे राजस्थान को एक जीत की दिशा भी प्रदान की है,
हमारा तो एक पुरानी कहावत की ओर पूरा ध्यान चला जाता है इस बात को लेके कि एक साधे सब साधे सब जाए, और उस नीति पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आज लीड की पोजीशन में है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें, वहाँ जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अच्छा, एक सवाल और ये कि टिकट वितरण के दौरान जिन लोगों के टिकट कटे, कुछ आक्रोश सामने आया, कुछ लोगों ने पार्टी कार्यालय में जाकर के भी प्रदर्शन किए और कुछ क्षेत्रों में विरोध लंबा भी चला। जैसे हम जोटवाड़ा की बात करें तो राज्यपाल सिंह शेखावत 15-20 दिन तक लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। तो ये जो तीनों सीटें सिटी की हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, किशनपुर, हवा महल और आदर्श नगर की, क्या वहाँ ये माना जाए कि जिन लोगों के टिकट कटे थे, जो लोग नाराज़ थे, वो लोग घर बैठ के और पार्टी के साथ नहीं लगे, इसका असर देखा जाए? अगर इसको टिकट वितरण के हिसाब से देखा जाए तो तीनों ही क्षेत्रों में लीक से हटके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। जो चलते प्रवाह के अंदर हमारे कार्यकर्ता नेता जो उस क्षेत्र को में अपनी पकड़ बना के रखते थे, उनको टिकट न देकर नए चेहरों के नाम से दी गई है। उनमें कुछ तो कैडर के हैं ही नहीं, दो तो अगर मान लिया जाए तो दो कैडर के नहीं थे। किशनपुर वाले कैडर से आते थे, पर वहाँ पे ध्रुवीकरण का असर बूमरैंग कर गया और मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक मतदान की वजह से पिछड़ना पड़ा। अच्छा, एक और जो बातें बागियों की बात आई थी कि बागी काफ़ी खड़े हो गए बीजेपी के, ज़्यादा बागी बीजेपी के ही चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें एक और राजस्थान के बहुत कद्दावर नेता थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, जिनका पार्टी ने टिकट भी काटा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे खुले तौर पर, और वो खुले तौर पे विधानसभा चुनाव में शाहपुरा से प्रत्याशी हैं, लेकिन वो चुनाव हार रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखेंगे? उनका चुनाव हारना बहुत पहले से तय हो गया था। जब उन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए थे और जिस तरह से अपनी घोषणाएं की थी, चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब उनको सूचना एक पत्रकार के माध्यम से मिली कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित कर दिया है, तो वो उस वक़्त भी बहुत विरोध के स्वर में, तेज़ स्वर के अंदर बोलने लगे थे। और उसके बाद में वह अपनी दिशा भी तय नहीं कर पाए। किसी पार्टी विशेष का बैनर जो लेने की बात सुनने में आ रही थी, वह भी उनके पास नहीं रहा, और वह अपने क्षेत्र में शाहपुरा में एक अलग थलग पड़ गए, क्योंकि कैडर और कार्यकर्ताओं की मजबूत पकड़ थी विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से वह बहुत पिछड़ गए और तीसरे नंबर पर चले गए। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी सेवा भारतीय जनता पार्टी में देने के बाद में उन्होंने ऐसे स्वर निकाले जो कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने उनको नापसंद कर दिया। मतलब आपका कहना है कि पार्टी का जो अपना चुनाव में जो है पार्टी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर कोई पार्टी से इतर जाके चुनाव लड़ता है तो परिणाम उसके अनुकूल बहुत कम आ पाते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें कि आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनका अपना गृह जिला है चित्तौड़गढ़। उनके गृह जिले में बगावत हो गई चित्तौड़गढ़ में। वहाँ से बीजेपी से जो पूर्व विधायक थे जिनका टिकट काटा गया, चंद्रभान आक्या, वो अभी बराबर लीड बनाए हुए हैं। और जो पूर्व मंत्री हैं जिनको विद्याधर नगर सीट से वहाँ चित्तौड़ भेजा गया था, नरपत सिंह राजवी, वो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी के दामाद भी हैं। तो वो तीसरे नंबर पे अभी चले गए हैं, जो हमारे पास ताज़ा सूचना आई है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत सीधा सा इसका उत्तर है कि जब उनको अपनी इस मूल सीट से, जिस पे वो पिछले 2-3 बार से विधायक थे, उनको यहाँ से हटाकर जब वह चुप होकर बैठ गए और निराश होकर बैठ गए, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको चित्तौड़गढ़ भेजना उचित समझा। पर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक जमे जमाए विधायक को हटाना कार्यकर्ताओं को, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपना अपमान नज़र आया और उन्होंने उनका विरोध किया। वो विद्याधर नगर से तो चले गए, पर विद्याधर नगर से जो प्रत्याशी हमने यहाँ पे खड़ा किया, या जो राजकुमारी जी यहाँ पे, दिया कुमारी जी खड़ी हुई हैं, उनको सीट देने के कारण से हमें एक सीट गंवानी पड़ी। ये बड़े दुख और खेद की बात है कि ऐसे विशेष प्रयोगों से भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय पर, जब चुनाव बिल्कुल सिर पर आ गए थे, प्रयोग नहीं करना चाहिए था। हम एक सीट से वंचित रहे, इसका बड़ा दुख और खेद है। आप एक सीट की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा ही एक और उदाहरण हमारे सामने आ रहा है भीलवाड़ा का। भीलवाड़ा में
अशोक कोठारी जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी का बागी माना जा रहा है, और वहाँ पर ये कहा कि उनको आरएसएस ने खड़ा किया, आरएसएस के तमाम लोग उनके साथ लगे थे, और वो भी अभी लीड बराबर बनाए हुए हैं, वहाँ भाजपा पिछड़ रही है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और हम जिस मूल विचारधारा के विशेष आनुषंगिक संगठन के रूप में जाने जाते हैं, और एक हम क्या कहते हैं जन संगठन, और चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करती है, ऐसे समय के अंदर जब इस तरह से कोई व्यक्ति विशेष जो कैडर विशेष का व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति भी पुराना विधायक था, अनुभवी था, उनके बीच में मतभेद किसी भी स्तर पर नहीं होने चाहिए थे। इस पे मूल संगठन के लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को अत्यंत विचार करने का समय है, मंथन करने का समय है कि अगर इसको मंथन करके चलें और एकता से सामने आएँ तो संगठन को ऐसे समय पर ऐसे गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पर ये एक बड़ा, इसके लिए भी बड़ा खेद प्रकट किया जा सकता है कि भले ही वो निर्दलीय के रूप में जीत रहे हैं, हमारे ही आदमी हैं, पर हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक कार्यकर्ता और एक सीट को खोने का ही काम किया है। अच्छा होता कि दोनों में सहमति बनाई जाती। इस पे हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और सीट है भरतपुर में बयाना की, जहां बयाना में जो पूर्व 2 बार चुनाव हार चुकी थी, हालांकि जो जिलाध्यक्ष हैं ऋषि बंसल, उनकी पत्नी है ऋतु बनावत, वो टिकट की दावेदार थी, और उनको टिकट काट करके पूर्व विधायक बच्चू बंसीवाल को दिया गया, लेकिन ऋतु बनावत वहाँ बराबर लीड बनाए हुए हैं। तो ये टिकट वितरण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, टिकट वितरण में क्या आप मानते हैं कि बीजेपी से कहीं पे गलतियां हुई हैं टिकटों को लेकर? ये गलती न मानकर इस सीट को हम जिद के रूप में देखें तो ज़्यादा इसकी संज्ञा देना उचित होगा, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने परिवार की अपने धर्मपत्नी के नाम से जो सीट चुनाव लड़े और वह अनुसूचित जाति की सीट कहलाई जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जिद के रूप में उन्होंने टिकट मांगी, पर भारतीय जनता पार्टी कभी जिद के सामने झुकती नहीं है, चाहे सीट गंवानी पड़े। पर अब ऐसा होता दिख रहा है कि वह तो लीड बना रही है, क्योंकि उसको पुराना अनुभव था, और हम यही मान के चलते हैं कि आगे वो आके जब जीत के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करेंगे। आप जिद की बात कर रहे हैं, टिकट वितरण की बात कर रहे हैं, और ये माना जाता है कि भाजपा जो है बहुत ही रणनीतिक तरीके से और बड़े उचित प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आ रही है तो आमतौर पर ये फार्मूला माना जाता है कि टिकट वितरण का एक फार्मूला होता है कि कौन जीत सकता है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। तो जो ये हमने चर्चा की, चाहे वहाँ पे भीलवाड़ा में अशोक कोठारी है, या बयाना में ऋतु बनावत है, या मान लो चंद्रभान आख्या चित्तौड़गढ़ में है, तो ये जो क्या वजह रही कि बीजेपी इनको भाप नहीं पाई कि ये चुनाव जीत सकते हैं, और इनको टिकट देने की बजाय दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया गया? व्यक्तियों में मतभेद हो सकता है, पर संगठन के अंदर इस तरह की बात स्वीकार नहीं की जाती है। वहाँ मतभेदों का स्थान नहीं है, मनभेद तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अच्छा तो ये होता कि एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए किसी एक को बैठना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं है, और सामने यह एक दुष्प्रयोग के रूप में ही देखा जाएगा कि इस तरह से परिणाम आए हैं कि निर्दलीय होकर जीत रहे हैं और उससे संगठन को नुकसान पहुंच रहा है। पर कालांतर में आगे आने वाले समय में इसको सुधारेंगे, यही हमारा पार्टी से विचार है, रखने का समय है, क्योंकि चुनावों के बाद में मंथन तो करना ही पड़ता है, और मंथन के समय ऐसी बातों पर ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। अच्छा, हम अगर चुनावी नतीजों के रुझानों की बात करें, ओवरऑल जो अभी आपने भी देखे हैं और हमारे पास जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, आधे राउंड की मतगणना लगभग हो चुकी है, कुछ जगहों पे आधे से ज़्यादा राउंड हो चुके हैं, और बीजेपी सत्ता की ओर बढ़ चुकी है। उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आप सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें जो मुकाबला चल रहा है, तो क्या ये आप मानते हैं कि अभी भी कांग्रेस बराबर टक्कर में बनी हुई है और ये कांटे का मुकाबला बना हुआ है, निर्दलियों की संख्या 15-16 तक आ रही है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? निर्दलियों और छोटे दलों की संख्या पिछली बार 27 थी, 13 निर्दलीय थे, बाकी 14 छोटे दलों के लोग जीत के आए थे, और इस बार यह संख्या 8-9 करीब निर्दलीय हैं
बाकी 6 करीब चल रहे हैं अन्य छोटे दलों के। ये संख्या कम हुई है। लोकतंत्र के अंदर जितनी संख्या कम हो जाए निर्दलियों की या छोटे दलों की, तो वह परिणाम बेहतर दिखाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रहा है। पर अगर ये आधे राउंड की गिनती के बाद में अगर ये संख्या 20 तक पहुंचती है और फिर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, तो हो सकता है कि जो लीड कायम करके चल रहे थे, इसको जो बढ़ जाना चाहिए था 1 घंटे से, आंकड़ा 1 से 10 और 1 से 15 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, ये बढ़कर करीब 125 हो जाता। पर अगर 125 नहीं होता है और इससे 115 से भी नीचे जाता है, अर्थात 110 से भी नीचे जाता है, तो ये एक स्पष्ट बहुमत तो आ ही रहा है, पर इसमें सीटों की संख्या में थोड़ी कमी सी नज़र आती है। देखने वाली बात यह कि आधे से ज़्यादा राउंड लगभग होने को हैं, और आधे से ज़्यादा राउंड के बाद में अंतिम परिस्थिति क्या रहती है और सीटों की संख्या 1 घंटे के अंतराल में कितनी बदलती है, यह अभी देखना बाकी है। जो भी सामने के सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है वह देखने को मिलेगा। फिर भी हम ये विश्वास कायम करते हुए ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में करीब 40 सीटों का अंतर चल रहा है, और यह लगभग इसी के रूप में बरकरार रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की लीड कायम रहेगी। अच्छा, अब जो बीजेपी के कुछ जो बड़े दिग्गज हैं, हम बात करें, एक और आखिरी सवाल है कि जो बीजेपी के बड़े दिग्गज हैं, जैसे हम बात करें राजेंद्र राठौड़ जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के उपनेता हैं सतीश पूनिया जी, ये अब तक के रुझानों में कुछ संकट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? क्या राजेंद्र राठौड़ का सीट बदलने का कारण है या कोई और कारण है? चूरू से पिछली बार भी उनके मतों का अंतर कम था, जीत गए थे, पर वह चुनाव की तिथि के बाद उनका चुनाव हुआ था और उस अंतराल के अंदर वह जीत गए। पर ऐसा माना जा रहा था कि चूरू से कहीं वो सीट लूज़ नहीं कर जाएं। आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी नज़र आई थी, और इसी के चलते संभवतः हो सकता है कि उन्होंने सीट बदलना उचित समझा हो, क्योंकि तारानगर से वो पहले एक बार विधायक रह चुके हैं, और इसी उम्मीद से वहाँ पे तारानगर में गए थे कि वही पुरानी जो उनका वर्चस्व वो वहाँ कायम रहेगा। पर शुरू से लेके अब तक जितना रुझान आ रहे हैं उसके अंदर वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। संभवतः अगर आधे से ज़्यादा राउंड हो गए हैं और उसमें कोई लीड बना पाएंगे तो बराबर की स्थिति में आ पाएंगे, वरना हमें बड़ा खेद के साथ में कि हमारे विपक्ष के नेता हैं और राजेंद्र सिंह जी को लीड के ऊपर रहना चाहिए था, वो अभी तक बरकरार नहीं रख पाए हैं। परिणाम क्या कहता है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उपनेता विधानसभा में हैं विपक्ष के सतीश पूनिया जी, वो भी अभी संकट में नज़र आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सतीश पूनिया जी का जो क्षेत्र है, जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती तब वह सीट हार गए थे, पर 2018 में वो जीत गए, और वह लीड जो कायम रहनी चाहिए थी वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। कुछ समय तक उनकी लीड बरकरार रही थी, पर अभी देखना बाकी है, क्योंकि आमेर एक ऐसी सीट है जहाँ पे चुनाव परिणाम बदलते देर नहीं लगती है, और शेष राउंड मेरे ख्याल से अभी 7-8 बचे होंगे, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि सतीश पूनिया जी भी इस सीट को जीत पाएँ। अच्छा, जैसा कि अब तक के नतीजों से हमारे सामने जो तस्वीर उभर के आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि इस बार राज बदल रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है। रिवाज अभी भी कायम है। रिवाज इस रूप में भी कायम है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत तीसरी बार मिलने जा रहा है राजस्थान में। जब भी बीजेपी सत्ता में आती है तो स्पष्ट बहुमत के साथ आती है, ये रिवाज कायम है। और हर 5 साल बाद मतदाता नए लोगों को मौका देता है, दूसरी पार्टी को सत्ता में आने का मौका देता है, ये भी रिवाज कायम है। लेकिन राज बदल रहा है। अभी नतीजे आने हैं और मतगणना का दौर जारी है। अभी आधे से ज़्यादा राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अंतिम नतीजे जब तक आएंगे तब तक तस्वीर और ज़्यादा साफ होगी। तब तक आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम फैसले का दिन। खासखबर.com के वेबसाइट पर जाके आप अधिक जानकारी के लिए लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.खासखबर.com, और YouTube चैनल पर जाकर के भी हमारा कार्यक्रम आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।